नमस्कार। कुरुक्षेत्र के इस प्रथम अंक में आप सबका स्वागत है। मैं विनोद अग्निहोत्री मुखातिब हूँ आपके साथ एक समसामयिक विषय लेकर के। आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश के में जो चुनावी महाभारत है उसमें लेकर के एक नया मुद्दा पिछले 2 दिन से चल रहा है, वो है उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा। कल देश के तमाम मीडिया चैनलों में, सोशल मीडिया पर एक खबर चली कि केंद्र सरकार जो है उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांटना चाहती है और इस तरह से बांट करके वो एक तरफ योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना चाहती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती को भी कमज़ोर करना चाहती है। इस तरह की खबरें दिन भर मीडिया में चलती रहीं। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार के सूचना विभाग ने भी इसका खंडन किया। पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो केंद्र सरकार का एक तरह से प्रवक्ता माना जाता है, उसने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो कुल मिलाकर के माना जाना चाहिए कि ये जो खबरें हैं, मैं उन खबरों की सत्यता या असत्यता पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खबर लिखने वाले जाने या सरकार जाने। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर के कुछ राजनीतिक गहमा-गहमी जरूर है। अब ये गहमा-गहमी सत्ताधारी दल में है या विपक्ष में है, इस पर बहस करने की बजाय मैं उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो राजनीतिक कार्ड है उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। दरअसल उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। पहले उत्तराखंड भी इस प्रदेश में शामिल था, तो और भी बहुत बड़ा प्रदेश था। और आज भी उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, चाहे वो आबादी की दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक महत्व की दृष्टि से हो, और भौगोलिक रूप से भी काफी बड़ा राज्य है। 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा प्रदेश। इसको लेकर के हमेशा एक मांग उठती रही कि इतने बड़े प्रदेश का जो है संचालन, प्रशासन संभव नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। पहले उत्तराखंड राज्य की मांग उठी, काफी समय तक उसको लेकर आंदोलन चला और आखिरकार 2002 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के जमाने से एक अलग राज्य बनाने की बात चल रही है। वो गंगा प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को बना करके मांग करते थे कि मांग खुद चौधरी चरण सिंह ने कभी उठाई थी। लेकिन आगे चल के जब वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इस मांग पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा तो ये जाता है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं सच है। उनके पास जब कुछ लोगों ने चौधरी साहब से कहा कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात अब कीजिए, अब तो आप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि बावले हो रहे हो क्या, आप तो पूरा सूबा अपना है। अब ये बात कुछ बुजुर्ग पुराने वो लोग कहते हैं जो चौधरी साहब के साथ कभी काम किया करते थे। अब लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, क्या है, ये इस बारे में मैं कोई बात दावे से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ बुजुर्ग नेताओं के मुँह से मैंने ये बात जरूर सुनी। लेकिन उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह, जो चरण सिंह के बेटे थे, उन्होंने लगातार हरित प्रदेश का मुद्दा उठा करके इस पर राजनीति की। लेकिन 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में अजीत सिंह का जो राष्ट्रीय लोक दल है उसके विधायक भी शामिल हुए, कुछ मंत्री भी बने और उस सरकार में लगातार रहे। उस समय अजीत सिंह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की मांग नहीं दोहराई और उन्होंने उस पर फिर कोई चर्चा नहीं की। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, मायावती उस वक्त मुख्यमंत्री थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके इसके 3 या 4 हिस्से किए जाने चाहिए। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश की बात। बुंदेलखंड पृथक राज्य का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और वो बुंदेलखंड का आंदोलन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों में भी है और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाकों में भी है। क्योंकि बुंदेलखंड राज्य जब कभी भी अगर बनता है, बनाया जाएगा, तो उसमें दोनों राज्यों का विभाजन होगा। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल होंगे और कुछ जिले मध्य प्रदेश के भी शामिल होंगे, तब वो पूर्ण बुंदेलखंड राज्य बनेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड बनाया जाए या सिर्फ मध्य प्रदेश से बनाया जाए तो पूर्ण बुंदेलखंड राज्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह का ये मुद्दा बीच में चलता रहा। 2012 में जब मायावती जी ने की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद उसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाया उन्होंने। लेकिन 2012 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी हार गई चुनाव और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विभाजन के सख्त खिलाफ है। यहाँ तक कि जब उत्तराखंड बना था तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव उससे मुख्यमंत्री थे उसके पहले,
1993 में वो मुख्यमंत्री बने थे, सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, तब भी उत्तराखंड के विभाजन का उन्होंने विरोध किया था। और बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उत्तराखंड विभाजन का जब प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ और बाद में लोक संसद में उसका कानून बना, तो भी समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। तो समाजवादी पार्टी इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो उत्तर प्रदेश के विभाजन के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो झारखंड राज्य बना चुकी है, उत्तराखंड बना चुकी है, छत्तीसगढ़ बना चुकी है, तो वो उसका ये कहना है कि वो छोटे राज्यों के पक्ष में है, उसको लेकर के उसको कोई हिचक नहीं है। देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अगर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़े तो भाजपा को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, कांग्रेस ऐसे मामलों में हमेशा कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले पाती है। तेलंगाना जिस तरह बना कांग्रेस के शासन में, उसका परिणाम सामने है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई और तेलंगाना में भी उसको जमीन नहीं मिली, जबकि राज्य बनाने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, लेकिन उसको कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस के भीतर कोई स्पष्ट राय नहीं है कि इस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कांग्रेस की कोई स्पष्ट राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस संगठन इतना कमजोर हो गया है कि बार बार ये बात उठती है कि उत्तर प्रदेश के में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं और जो अलग अलग तरीके से अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत करें और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करें। हालांकि ये भी अभी तक अमल में नहीं आ पाया है, सिर्फ चर्चाओं में ही रहता है। तो कुल मिलाकर के राज्य बंटवारे का जो मुद्दा है उसकी स्थिति ये है। अब मौजूदा विधानसभा में या मौजूदा योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर क्या करती है, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सरकार का स्पष्टीकरण आ जाने के बाद इस तरह की अटकलबाजी लगाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर जो मुझे कहना था वो मैंने अपनी बात कही। इसके साथ ही मैं एक दूसरे मुद्दे की तरफ चलता हूँ, वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर, जिनको पीके कहा जाता है, जो कि चुनावी प्रबंधन के रणनीतिकार हैं और अगर माना जाए तो इसके वो सचिन तेंदुलकर हैं, इस तरह से एक तरह से सबसे बड़े स्टार हैं। कहते हैं कि पीके जहाँ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ फतेह उनके साथ होती है। एक उत्तर प्रदेश उसका अपवाद था, बाकी पीके ने जहाँ जहाँ भी राजनीतिक काम संभाला, चुनावी प्रबंधन का जीत उनके हाथ में लगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी की पार्टी ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा सीटों से तीसरी बार सत्ता में लौटी है, उसके लिए भी पीके को बहुत श्रेय दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 से ज़्यादा आई तो वो राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का अपना ही काम छोड़ देंगे। लेकिन जब सीटें भारतीय जनता पार्टी की 77 ही रह गई और तृणमूल कांग्रेस की 214 सीटें हो गई, तो भी पीके ने घोषणा की कि वो राजनीतिक प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन का काम छोड़ रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो सक्रिय राजनीति में भी जा सकते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में प्रशांत किशोर ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से करीब 4 घंटे बात की। अब जाहिर है उस 4 घंटे की बातचीत में कोई चाय कॉफी पर तो बात नहीं हुई होगी, कोई मौसम पर तो बात नहीं हुई होगी। शरद पवार जैसे खाटी राजनेता से राजनीति पर ही चर्चा हुई होगी। मैंने खुद इस बारे में जो प्रशांत किशोर से बात की, तो हालांकि उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट तो नहीं किया, हाँ, लेकिन ये भी कहा कि जब हम लोग मिले तो बहुत सारी बातें हुई। आज ही एक स्टोरी आई है एएनआई में कि नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं और मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका कहना है कि एनसीपी चाहती है कि संयुक्त मोर्चा बने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और प्रशांत किशोर से शरद पवार जी की इस बारे में बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से ये एक संकेत है कि बंगाल की जीत के बाद विरोधी दलों का एक दूसरे के साथ संवाद संपर्क शुरू हो चुका है। अभी उसमें बहुत कुछ ये कहना, बहुत कुछ निकालना कि अभी तुरंत कोई मोर्चा बन जाएगा, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अभी विपक्षी दल जो है, गैर भाजपा दल, वो इंतजार करेंगे 2022 में शुरुआत में फरवरी मार्च में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये प्रमुख है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सरकार है, 325 विधायकों की सरकार है, और इसको लेकर अभी केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में काफी गहमागहमी हुई और अब लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ढंग से निपट गया है और एक संकेत दे दिया है पार्टी ने कि मिलजुल के हम चुनाव लड़ेंगे। और ये भी संकेत है योगी आदित्यनाथ जो है वो चेहरा है। तो 2022 के जो चुनावी नतीजे होंगे
उसमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता है, उत्तर प्रदेश में क्या प्रदर्शन रहता है, गोवा में क्या प्रदर्शन रहता है और मणिपुर में क्या प्रदर्शन रहता है, क्योंकि चारों राज्यों में भाजपा की सरकार है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है ना, विपक्ष में, वहाँ का गणित अलग है। आज वहाँ बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के बीच समझौता हुआ है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है राजनीति का। तो वहाँ कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल गठबंधन और आम आदमी पार्टी भी मैदान में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष वहाँ फिर होगा। तो मुझे लगता है शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच में जो बातचीत हुई है वो इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई होगी। और 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर जो नतीजे होंगे उसके हिसाब से राजनीतिक दल, जो खासकर विपक्षी राजनीतिक दल है, वो अपनी गोलबंदी शुरू करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में अभी 3 साल बाकी हैं और 3 साल के भीतर गंगा जमुना में, सरस्वती में, नर्मदा में, कावेरी में, महानदी में, तमाम सारी नदियों में बहुत सारा पानी बह जाना है। अभी देश कोविड संक्रमण से जूझ रहा है। अभी सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी देश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, कोविड संक्रमण खत्म हो। और सरकार ने घोषणा भी की है कि दिसंबर तक वो इसको पूरा कर लेगी। इस टारगेट हो सकता है दिसंबर तक हो जाए या हो सकता है कुछ महीने और लगे, लेकिन इसके बाद जब ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा और कोविड संक्रमण लगभग न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा, तब अवश्य राजनीतिक गतिविधियां फिर जोर शोर से शुरू होंगी और निश्चित रूप से तब राजनीतिक दलों की मोर्चाबंदी, गोलबंदी भी तेज होगी। अब उसमें प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभाते हैं, शरद पवार की भूमिका क्या होती है, ममता बनर्जी किस रूप में आती है केंद्रीय राजनीति में, और कांग्रेस जो विपक्षी दलों का एक तरह से धुरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस जो है भाजपा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है उसके मुकाबले तो कांग्रेस है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका प्रदर्शन पंजाब में कैसा रहता है, गोवा में कैसा रहता है, उत्तराखंड में कैसा रहता है, क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस सरकार में आने का आ सकती है। पंजाब में उसकी सरकार है, उसको अपनी सरकार बचानी है। उत्तराखंड और गोवा में उसकी स्थिति ठीक है, वो चुनाव मुकाबले में है, अगर चुनाव जीत के तो सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में जरूर उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में है। लेकिन जितना प्रियंका गांधी खुद देख रही है उत्तर प्रदेश का काम, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करती है, उसके इन सब चीज़ों के आधार पर विपक्षी दल कांग्रेस की भूमिका तय करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी चीज़ें बहुत साफ होनी है और अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और ज़्यादा सारगर्भित जानकारी के साथ। नमस्कार।